रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के 9th क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं और उनके अंदर बाकी लेक्चर्स के साथ साथ हमारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हो रही हैं। लेक्चर 1 जो है यूनिट 1 की एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी। आज हम लोग यूनिट 2 जो है उसकी एक्सरसाइज देखते हैं और उसके अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज़। यहाँ पर जो है वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको उर्दू मीडियम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन जो है उसकी लॉजिक भी पेश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, MCQs नंबर 1 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इनमें से ऐसी कौन सी जो है वो रेडिएशंस थी, ऐसी कौन सी रेज थी जो कि प्रोटॉन की दरियाफ्त का बाइस बने। कैथोड रेज, किनाल रेज, एक्स रेज एंड अल्फा रेज। कैथोड रेज जो है हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त का बाइस बने थे। अल्फा रेज या एक्स रेज का इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का आंसर होगा किनाल रेज यानी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूट्रॉन जो है इनकी हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास नेल बोहर ने पेश किया था। रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स में सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि वो क्लासिकल थ्योरी पर बेस कर रहे थे, जबकि क्लासिकल थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है या एमिशन या एब्जॉर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बोहर जो है उन्होंने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश किया। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल, ऐसा कौन सा शेल है यहाँ पर जिसमें 3 सब शेल होते हैं, तो वो शेल जो है वो इसका आंसर नहीं है। एन शेल भी नहीं है, एल शेल भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है एम शेल। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, तो यहाँ पर कोबाल्ट 60 CO60 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बॉडी ट्यूमर जो है उसको लोकेट करने के लिए। वैन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस, जब भी यूरेनियम 235 जो है उसको तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं जो फर्दर और जो है वो न्यूट्रॉन एटम्स को हिट करते हैं, वो फर्दर न्यूट्रॉन एटम्स को हिट जो है वो फर्दर यूरेनियम एटम्स को हिट करते हैं और ये साइक्लिक रिएक्शन या चेन रिएक्शन जो है वो चलता रहता है। द पी सब शेल है, पी सब शेल जो है उसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। इसको हम फर्दर क्लासेस FSC और BSc में आगे या BS में पढ़ेंगे भी। PX, PY और PZ कहते हैं, ये 3 जो है यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं। ड्यूट्रियम इज़ यूज टू मेक, ड्यूट्रियम जो है वो हैवी वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइट वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर इसका आंसर नहीं है। द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट, जो C12 होता है वो 98.9% प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टेन का सेहरा है, गोल्डस्टेन ने जो है यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। टेक अ लुक, इनको भी अगर आप देखना चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं। विच व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कैथोड रेज, हम जानते हैं कैथोड रेज जो है वो फर्स्टली डिस्कवर्ड रेज थी और ये कैथोड से पैदा हो रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड के ऊपर इकट्ठा होता है और पॉजिटिव चार्ज कैथोड के ऊपर इकट्ठा होता है। तो कैथोड रेज जो होती हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज से निकल रही हैं इसलिए इनको जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव से निकल रही हैं इसलिए कैथोड रेज जो होती हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जे थॉमसन ने इनका चार्ज और मास रेशो मालूम की जो कि इलेक्ट्रॉन के ऑलमोस्ट इक्वल था। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज यहाँ पर दी जाएंगी जी। सबसे पहले हमारे पास दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड रेज, कैथोड के सरफेस के जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हरकत करते हैं जब तक अनटिल और अनलेस इनके ऊपर कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड जब तक अप्लाई ना की जाए। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिस भी जगह पर ये या जिस भी बॉडी पर ये गिरेंगे उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे ये साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब तक पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो है वो लाइट पैदा करती हैं क्योंकि वहाँ पर इल्यूमिनेंस जो है वो प्रेजेंट होती है, इल्यूमिनेटिंग मटेरियल मौजूद होता है, पॉलिश की हुई होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर गिरते हैं तो वहाँ से लाइट पैदा हो जाती है। दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर उनके रास्ते में कोई सख्त ऑब्जेक्ट या कोई गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका ये साया भी बना देते हैं। द नेचर ऑफ द रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एज यूज़ इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस यूज़ की जाए, क्योंकि ये कैथोड से पैदा हो रहे हैं, गैस से पैदा नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उसकी नेचर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आइन। फास्फोरस आइन का एटॉमिक सिंबल अगर देखा जाए तो फास्फोरस हमारे पास जो होता है वो P15, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो 15 होंगे। 31 है, इसका मतलब ये है 31 - 15 इसमें 16 प्रोटॉन्स होंगे, 16 इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 इजाफा है, इसका मतलब 15 + 3 18 इसमें जो है वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 15 है क्योंकि यहाँ पर 15 वैल्यू दी गई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3+ कर देंगे, हमारे पास 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल फॉस्फोरस एटम, तो ये 18 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 31 - 15 16 होते हैं।
नेम ऑफ द आइन जो है ये फॉस्फाइड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इसकी लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, 3s2 और 3p6, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो 3p6 इसका सेटिस्फाइड होगा। ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट आर्गोन जैसी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल के दरमियान डिफरेंस हमने यहाँ पर देखना है। शेल और सब शेल, जी शेल जो होता है ये आमतौर पर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये द एरिया होता है अराउंड न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की अपॉर्चुनिटी या चांसेस जो है वो मैक्सिमम, उसको हम लोग शेल कहते हैं। आमतौर पे हम इस यहाँ पर कहेंगे सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज अ शेल, इसको एक शेल कहते हैं। ईच शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सब शेल, हर शेल जो होता है वो छोटे छोटे पाथवेज पर मुश्तमिल होते हैं जिनको सब शेल्स कहते हैं। द शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, जो शेल होता है उसको सब शेल में डिवाइड किया जाता है, सब शेल्स। द सब शेल्स आर फर्दर कंपोज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो है ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसको जो शेल होता है उसको कैपिटल लेटर से कैपिटल एल, कैपिटल के, कैपिटल एन, कैपिटल एम से जाहिर करते हैं, जबकि सब शेल जो होता है उसको स्मॉलर लेटर से एस, पी, डी एंड एफ से जाहिर करते हैं। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के, एल एंड एम। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये बात साबित होती है कि के शेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कही जाए तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा। यहाँ पर इसकी करेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है, ये 2p है, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p5 होगा। आगे जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव, इसके लिए क्या होगा? एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें वो 13 होंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 13 होते हैं। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाई जाए तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल होगा 1s2 2s2 एंड 2p6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जी। मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 एंड 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होंगे ये देखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, बैरूनी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो ये जो इसका के, एल और एम इसका बैरूनी शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसके एम शेल के अंदर जो है वो अच्छा इसके किस सब शेल में मौजूद होंगे, तो इसमें क्योंकि एम के अंदर 1-2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 3s2 के अंदर मौजूद होंगे। वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हम इसको कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टरिस्टिक होती है, कि इसकी ये वजह हो सकती है, और इसके साथ साथ इसकी दूसरी वजह ये है कि ऑक्टेट एज पर ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए इसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे या 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से आसान है, तो इसलिए जो है दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और इसके थर्ड एम के जो 3s शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की खासियत रखता है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट इज लूजेस टू इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन इट इज गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, जब भी एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। और इसमें यानी कि अब होता क्या है, जब भी एक नॉर्मल एटम मौजूद होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद ऑलमोस्ट बराबर होती है। न्यूट्रल एटम जैसे वो किसी आयन में तब्दील हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव आयन में तब्दील होता है, केटायन में तब्दील होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और प्रोटॉन जो है उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट पोजेस ए नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोटॉन इन द एटम। Cl अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया है तो ये Cl नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। फॉर व्हाट पर्पज U-35 यूरेनियम 35 235 इज यूज, रेडियोएक्टिव आइसोटोप U-235 इज यूज टू जनरेट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो है 92-235 + 1 नाइट्रोजन न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी खारिज कर देगा। ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। अ पेशेंट हैज़ अ गॉइटर, हाउ इट विल बी डिटेक्टेड, तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, तो आयोडीन 131 जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा इसके डायग्नोसिस के लिए, और यही जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो होता है वो मेडिसिन के डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव रेज आल्सो कॉल्ड किनाल रेज, इनकी प्रॉपर्टीज दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव रेज वाली रेडिएशंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, ये रेज जो होती हैं वो मुस्बत चार्ज वाली होती है। मास ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर दीज पार्टिकल्स आर फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अब क्योंकि ये प्रोटॉन पर ही मुश्तमिल होता है तो इनका मास या तो प्रोटॉन के सिंगल प्रोटॉन के बराबर होगा 2 या मल्टीपल ऑफ 2 3 4, यानी कि जिस तरह प्रोटॉन किसी भी गैस के अंदर ज़्यादा होते जाएंगे तो इस तरीके से इसका मास भी बढ़ता चला जाए। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स की बात करें तो 2 डिफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। पहला डिफेक्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये था कि वो कहता था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर वक्त एनर्जी रिलीज या इमिट कर रहा होता है,
एमिटेंस और रिलीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब आता जाता है और ये बिलीव किया जाता है कि एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो ख़त्म हो गया। अगर एटम ख़त्म हो जाए तो मैटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम नेचुरल कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि मैटर या एटम कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एटम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन है वो हर वक्त एनर्जी खारिज करके न्यूक्लियस के करीब नहीं आ रहा होता। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हर वक्त एनर्जी खारिज या रिलीज करते रहना चाहिए। दे शुड अल्टीमेटली फॉल इन द न्यूक्लियस और एट द एंड इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता बल्कि न्यूक्लियस जो है वो भी कायम रहता है और इलेक्ट्रॉन भी अपनी गर्दिश बरकरार रखते हैं। नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जब भी हम इनका अगर हर वक्त एनर्जी खारिज कर रहे होंगे तो जब भी इसका शेडो या स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसका स्पेक्ट्रम रेनबो स्पेक्ट्रम या कलर स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जैसे धनक होती है, कौसे कज़ा होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का जब अपना एटम का स्पेक्ट्रम हासिल किया जाता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम जाहिर करते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी खारिज नहीं करते। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जब तक अपने मदार में रहता है तो वो एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। तो फिर वो कब एनर्जी खारिज या जज़ब करता है? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी टिल दे रिमेन इन देयर ऑर्बिट। जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा। कोई भी एटम जो है वो एनर्जी हमेशा तब एब्जॉर्ब या रिलीज़ करेगा जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट को हिट करेगा, किसी और ऑर्बिट को अप्रोच करेगा, किसी और ऑर्बिट में जाएगा, तब उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी टिल दे रिमेन इन देयर ऑर्बिट। जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेंगे तब तक ना तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे तब ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेंगे। इसी के मुकाबले एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेंगे तब जाके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। द चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय द फॉलोइंग। अब ये चेंज इन एनर्जी यहाँ पर दी गई है, ये डेल्टा है, इसको हम जो है स्मॉलर ट्राइंगल से जाहिर करते हैं। यहाँ पर ए लिखा गया है, इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा ई डिफरेंसेस और चेंज इन एनर्जी जो है उसको हम लोग जाहिर करते हैं। ये हमेशा इक्वल होता है E2 माइनस E1, यानी कि E2 हमारे पास जो नया ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है और E1 जो है वो प्रीवियस ऑर्बिट की एनर्जी है और इसकी ये जो बराबर होती है वो h म्यू के बराबर होती है, h म्यू के बराबर होती है। अब इसमें देखने वाली, ये समझने वाली बात ये है कि अगर तो जो है वो नेक्स्ट जो न्यू ऑर्बिटल है, न्यू ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो डेल्टा जो हमारे पास डिफरेंस इन ई है, चेंजेस इन एनर्जी है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब ये है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर डेल्टा ई की या चेंज इन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी हम, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करें। इसके मुकाबले में अगर डेल्टा ई की मिकदार जो है वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो नेगेटिव से मुराद है कि एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी जी। E1 जो है ये एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल है और E2 जो है एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल है, तो ये एमिटेड है जी। यहाँ तक हमारा जो है वो एक्सरसाइज थी, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसकी समझ अंडरस्टैंडिंग के दौरान आप लोगों को इसमें कोई और कंफ्यूजन नज़र आती है तो आप ये दोबारा से वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से मुतल्लिक़ कोई और क्वेश्चन हो तो उसको क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आंसर कर दिया जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से कोशिश की जा रही है, उस पर होमवर्क मेरा जो है वो चल रहा है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो जो है वो अवेलेबल होगी और उस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर रीजनिंग के साथ और प्रॉपर रूल्स के साथ जो है वो चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं इन द ऑर्बिट्स और किस तरीके से जो है वो उनको अरेंज किया जाता है, किस तरीके से चलता है। इससे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देख ली है, ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है। इसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 की एक्सरसाइज जो है वो इन ऑर्डर है। इंशाल्लाह वो भी फ्यू डेज़ में जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि इसके अलावा किस सब्जेक्ट की जो है वो सॉल्व एक्सरसाइज या लेक्चर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, उनके लेक्चर भी इंशाल्लाह जो है वो होमवर्क करके रिक्वायर्ड जब उनको तैयार कर लिया जाएगा तो आप लोगों को प्रोवाइड कर लिए जाएंगे। तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह बहुत जो है वो उम्मीदें हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम इसमें पीरियोडिक टेबल और उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले सबसे तेज़। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास सबसे पहले है जी एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल शेल, जैसे शेल इंक्रीज होते हैं, शेल नंबर इंक्रीज होता है तो शेल नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता जाता है तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता नहीं है। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो ये आंसर ठीक होगा। सेकंड बी ऑप्शन जो है इसका इंक्रीज इन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम एक ग्रुप के अंदर देखते हैं तो टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। जब ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है तो उस एनर्जी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड था एटम्स के बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के ऊपर। अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की बात करें तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ये बात एक्सप्रेस करता था कि अगर एटम्स को या एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि मखसूस वक्फ़ों के बाद या मखसूस वक्फ़ों के बाद उनकी खसूसियात में पीरियोडिसिटी पाई जाती है, यानी कि उनकी खसूसियात में मैचिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा एटॉमिक मैस। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो किसको बुनियाद बनाकर रखा गया था, ये रखा गया है एटॉमिक नंबर को। विलियम एच मोज़ले जो है उसने 1913 के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया था और उसके बाद जो है वो पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है वो अरेंज किया गया। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। चौथा और पाँचवा पीरियड जो है वो कहलाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पहला पीरियड जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है, दूसरा और तीसरा पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, जबकि चौथा और पाँचवा पीरियड जो है लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं और छठवां और सातवां पीरियड जो है ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। तो चौथे और पाँचवें का आंसर आएगा लॉन्ग पीरियड जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हैलोजन्स की होती है, ये ग्रुप 17 की होती है, ये ग्रुप 7A की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन्हीं में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में जो है वो स्टडी की जाती है। पॉलिंग ने फ्लोरीन के जो है वो मतलब पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो दरियाफ्त की थी और फ्लोरीन की जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और बाकी सब की इससे कम होती जाती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आयोडीन, क्योंकि इन सब में सबसे नीचे मौजूद है तो आयोडीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे कम होगी। आगे हम चलेंगे। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। एक पीरियड के साथ कौन सी चीज़ जो है वो कम होती जाती है, एटॉमिक रेडियस जी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रेडियस ही जो है यही कम होता जाता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद होते हैं। इन एलिमेंट्स को जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये एलिमेंट्स होती हैं सारी की सारी मेटल्स हैं। इसके बाद है हमारे पास नाइन्थ है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो है वो है इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप और इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप और इट डिक्रीज इन अ पीरियड। तो इसके लिए है जी इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, तो ये इसका ऑप्शन 9 जो है इसका ऑप्शन सी हमारे पास डिक्रीज इन अ पीरियड जो है वो सही है क्योंकि एक पीरियड के अंदर ये इंक्रीज़ करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूक्लियस की कशिश भी ज़्यादा होती है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मतलब जो है वो इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, ये एक पीरियड में डिक्रीज़ करती है जबकि अपना जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक पीरियड में इंक्रीज़ करती है। ये इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर आंसर्स हैं, इनको दोबारा से रिकॉल भी कर सकते हैं आप लोग। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो नोबल गैसेज हैं ये रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, रिएक्शन क्यों जाहिर नहीं करती हैं। तो नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं ये मुकम्मल तौर पर फिल्ड होते हैं। जिनके वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर फिल होते हैं इनको ज़रूरत नहीं होती है नए इलेक्ट्रॉन्स को लेके आने की या अपनी स्टेबिलिटी के लिए इनको किसी इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये नोबल होते हैं या इनर्ट होते हैं। दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल
इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको ज़रूरत नहीं होती है रिएक्ट करने की। Atoms do not have vacant spaces in their valence shell to accommodate more electrons. इनमें जगह ही नहीं होती जहाँ पर वो नए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सके। Therefore they do not gain, lose और share इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो है वो रिएक्टिविटी जाहिर नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। Why cesium require little energy to release its one electron present in the outermost shell. सीजियम को इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड क्यों होती है? तो इसकी वजह ये होती है बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जो बैरूनी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर इसकी कशिश ना होने के बराबर होती है, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, और उसके साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है। How is periodicity of properties depend upon number of protons in an atom? Periodicity जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं यही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। हम देखते हैं कि बढ़ती हुई बढ़ता हुआ एटॉमिक नंबर है या बढ़ती हुई तादाद है प्रोटॉन्स की, उसकी वजह से खसूसियात के अंदर periodicity पाई जाती है। यही बेस जो होती है, यानी कि खसूसियात जो होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, या मतलब हम कह सकते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, वो खसूसियात अपना इजहार दोबारा से करती हैं, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इसी चीज़ को periodicity कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स विच इंक्रीज रेगुलरली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू अनदर। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जो है वो तब्दील होती रहती है। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द periodicity। तो अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दे दें तो मखसूस वक्तों के बाद हम उनके अंदर खसूसियात के अंदर मुमासलत पाएंगे। एलिमेंट्स दैट लीड टू periodicity इन देयर प्रॉपर्टीज़, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है periodicity देखेंगे। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक केटाइन फॉर्मेशन ईजी। क्यों केटाइन फॉर्मेशन जो है वो ईजी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये क्या करता है? शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द केटाइन फॉर्मेशन ईजी बिकॉज इट रिड्यूसेस न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड दे आर लेस लाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस एंड कैन ईजिली बी लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस तक उनकी कशिश होती है वो बहुत कम हो जाती है, और ये कम कशिश क्या कर देती है, उनको एक्सेप्टेबल बना देती है, ससेप्टेबल बना देती है फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसान कर देते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीज पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? सबसे बेसिक डिफरेंस अगर वन वर्ड में देखा जाए तो जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था ये था बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। एटॉमिक मास जो है वो लेस फंडामेंटल है, इतना ज़्यादा मतलब क्योंकि आइसोटोप्स ड्राफ्ट हो गए हैं, अब कई एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस ही सेम नहीं होते हैं, तो फिर ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं रह सकेगा, जबकि एटॉमिक नंबर जो है ये मोर फंक्शनल है और ज़्यादा पीरियोडिसिटी जाहिर करती है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल? एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद होगी? द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। एक जो सीधी लाइनें होती हैं इनको पीरियड्स कहते हैं, यानी कि उफ़ की कतारें जो होती हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जबकि सीधी सीधी परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं, लंबी अमूदी लाइनें होती हैं, इन लाइनों को ग्रुप्स कहते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आर स्टडीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स जो होते हैं ये 18 होते हैं और इन 18 को ऊपर से नीचे को स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है। Why and how are elements arranged in fourth period? चौथे पीरियड के अंदर एलिमेंट्स किस तरह अरेंज है? द एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन और आर्गोन जो है इस तरह अरेंज है फोर्थ पीरियड में, बिकॉज दे आर ऑल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल। इनमें 4 शेल मौजूद होते हैं और अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की वजह से, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की वजह से लेफ्ट टू राइट इनको अरेंज किया जा सकता है। वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड? तो जो एटॉमिक साइज है वो पीरियड में रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता, इसकी वजह क्या होती है? डिक्रीज नहीं करता। साइज ऑफ द एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। इस इरेगुलरिटी की वजह कई सारी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से साइज जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट नहीं होते। डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, इनमें ट्रांजिशंस होती हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज की वजह से क्या होता है, मुश्किल हो जाता है हमको डिफाइन करना है, उनके साइज़ को डिफाइन करना, जिसकी वजह से जो है वो इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं डिक्रीजिंग। गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। एक आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसका अगर हम देखें पीरियड में उसका ट्रेंड देखें तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ करती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और डिक्रीज़ करती है टॉप टू टॉप। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द एटम ऑफ साइज रिड्यूसेस। जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होता जाएगा, एक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता जाएगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जितना राइट की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन रिमूवल उतना मुश्किल होता जाएगा और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बढ़ती चली जाएगी।
और जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ न्यूक्लियस, जबकि जो न्यूक्लियस होता है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी मजबूत हो जाती है। जबकि जो एक अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो मैंने मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए शेल भी इंक्रीज़ करते आते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो न्यूक्लियस के ऊपर कशिश है उसकी मिकदार भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी कम होती जाती है। ये 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर बल्कि 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो इसमें आप लोगों ने कंबाइन करके देख लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई नई वीडियो या कोई टॉपिक आप समझना चाहें तो उसके काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी उसकी जो है वो वीडियो फॉर्मेशन करके इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी।